ने जिस तरीके से पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है, उससे आम जनता के बीच में भय का माहौल पैदा हो गया है। और इस भय के माहौल के साथ साथ जिस तरीके से स्वास्थ्य संसाधनों की कमी की बात कही जा रही है, वह अपने आप में तथ्य के कितना करीब है या तथ्य से कितना दूर है। इसके साथ ही साथ दवाइयाँ, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट मरीज के लिए कितने लाभदायक हो सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर अगर बात करने के लिए एक डॉक्टर का साथ हमारे पास हो, इससे बेहतर बात नहीं हो सकती है। आज बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को हम अपने दर्शकों को अवगत कराएंगे। जिन मुद्दों से हमारे साथ हैं डॉक्टर अनंत सिन्हा, देवकमल अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर के संचालक हैं। उनसे जानते हैं, तथ्यों को लेकर बात करेंगे। कोई भय पैदा करने वाली बात नहीं होगी, सीधा तथ्यों पर बात करेंगे, और ताकि आपके बीच एक विश्वास का माहौल बन सके, आप समझ सकें कि आखिर हकीकत क्या है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। एक चीज, दूसरा स्ट्रेन कितना खतरनाक है पहले स्ट्रेन से, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सब तरह की बातें आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो मैं अपने हॉस्पिटल में देख रहा हूँ। पहले स्ट्रेन में जो भर्ती हमारे यहाँ हुए, थोड़ा मोड़ा ऑक्सीजन चला, दवाइयाँ चलीं, और 6 से 10 दिन के अंदर सारे स्वस्थ होकर के चले गए। इस वाले में देख रहे हैं कि हम लोग 14 से 15 दिन लग जा रहा है हॉस्पिटल स्टे, और उसके बाद भी 2-3 रिलैप्स करके वापस आ रहे हैं विद सिमिलर लंग कॉम्प्लिकेशंस। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इस बार का है। जानलेवा भी ज़्यादा हो रहा है। जितनी इस बार हम लोग मरीज़ लूज़ कर रहे हैं, उतना पिछली बार नहीं लूज़ किए थे। कहते हैं लोग यूरोप से स्ट्रेन आया है, जहाँ से भी आया हो, अभी हमारे बीच है। सिर्फ 2 वजह से है। इंटरनेशनल ट्रैवल को ज़्यादा छुट करके हो गया। एयरपोर्ट पे लोगों ने डॉज मारा, जिसको बोलते हैं, चुपचाप से कन्नी कटा करके निकल गए। RT-PCR वगैरह नहीं कराया, क्वारंटाइन में नहीं गए। और दूसरा, जनता थोड़ी सी लापरवाह हो गई। उन्होंने अपना गार्ड लो कर दिया, मास्क पहनना बंद कर दिया, नॉर्मल एक्टिविटी पे बहुत ज़ोर शोर से आ गए। किसी एक को पिन पॉइंट करना मुश्किल है, लेकिन जनता या हम खुद अपनी बर्बादी के लिए जिम्मेवार हैं। अगर हमने एहतियात बरता होता तो शायद बीमारी इतना भयावह रूप नहीं लेती। सर, 16 जनवरी से देश में टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। उसके बाद एक तरीके से आम जनता के मन में यह भावना आ गई थी कि हम कोरोना से जंग जीत चुके हैं। हालांकि स्थिति ऐसी थी नहीं। लोगों ने मास्क का उपयोग बंद कर दिया, सैनिटाइजर का उपयोग बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल भूल चुके थे। आपको क्या लगता है, इन 3 वजहों से जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स हैं, इनको हम धता बताते रहे, और शायद आज स्थिति उसकी वजह से ज़्यादा विकराल रूप ले चुकी है? सबसे पहले बात मैं दर्शकों को बता दूं कि टीका कितना ज़रूरी है। आज मैं और मेरे 170 स्टाफ इस हॉस्पिटल में हैं, खुले दिमाग से बिना भय के लोगों का इलाज कर रहे हैं। सिर्फ 3 पॉजिटिव हुए, वो भी एसिम्प्टोमेटिक, हल्का फुल्का बुखार आया, किसी की जान लेने की नौबत नहीं आई है। और जितने भी मेरे ICU में हैं, कल एक स्टडी हुई सदर हॉस्पिटल में, डॉक्टर अजीत ने किया है, जितने भी ICU में मरीज पहुंचे हैं, उन लोगों ने टीका नहीं लिया था। अपने एज होने के बावजूद, जो 60 से भी ऊपर हैं, बाद में 45 किया गया, उन्होंने भी टीका नहीं लिया था। सो पहली बात ये जान जाएं, 1 मई से सरकार टीकाकरण शुरू कर रही है ऑलमोस्ट सबके लिए 18 से ऊपर। जितनी जल्दी हो सके अपने पास के जो जहाँ पर भी टीका मिल रहा है वहाँ जाएं। फ्री हो, सरकार फ्री करे या पैसे लगे, अपनी जान बचानी है। 400-500 रुपये कोई मायने नहीं रखता है। पूरे परिवार को टीका लगवाएं। और ज़्यादा जो व्हाट्सएप पे बातें घूम रही हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, इस पे ना जाएं। हमारे दोनों टीके इक्वली इफेक्टिव हैं। सर, मैं इसी सवाल पर आ रहा हूं। जनता के मन में एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो चुका है कि 2 टीके, मैं नाम नहीं लूंगा, 2 टीके जो उपलब्ध हैं अभी, इन दोनों टीकों के कह सकते हैं असर में अंतर की बात कर रहे हैं। ये कितना तथ्य से परे है या तथ्य के नजदीक है? ये सिर्फ जो लोग टीवी पे इंटरव्यूज देते हैं, बड़े बड़े जो अपने को जानकार समझते हैं, वो देश को गुमराह कर रहे हैं। मुझे ये बोलने में कोई हिचक नहीं हो रहा है। दोनों टीके हमारे देश के बने हुए हैं, और इतना सरकार पे भरोसा कीजिए, बिना प्रॉपर ट्रायल के कोई भी टीका मार्केट में नहीं आता है। और आ गया है, हम लोग गवाह हैं। मेडिकल फ्रेटर्निटी में जो हम लोगों ने शुरुआत में जानें गंवाई थी, आज पिछले 3 महीने से किसी डॉक्टर की मौत इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोरोना हो गया और उसने टीका न लिया हो।
ये कंप्लीट एक बिल्कुल फैक्ट आपके सामने है। जिन्होंने टीका लगाया है वो पूरी तरह से कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम हैं। दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल है आप दोनों लगाइए। एक का प्रोटोकॉल 6 हफ्ते का हो गया है सेकेंड डोज का, एक का 4 से 6 हफ्ते का है। जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कीजिए। और एक और धारणा चल रही है सुई लगाने के बाद ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, अल्कोहल नहीं पी सकते, ये सब गलत धारणा है। सुई अपनी जगह पे है। हाँ, अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए कब लगाना है कब नहीं लगाना है, लेकिन लगाना सबको है। सर, पहले स्ट्रेन में देखा गया था कि यंग जो युवा वर्ग है वो और बच्चों तक संक्रमण नहीं ना के बराबर पहुंचा था, लेकिन इस बार आंकड़े बता रहे हैं कि लगभग 3 से 4% 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी हैं जो संक्रमित हुए हैं और कुछ 15 से 20% युवा वर्ग भी है जो संक्रमित हुआ है। उसकी क्या वजह मानते हैं? स्ट्रेन की मजबूती हुई है या क्या वजह है? वजह सिंपल है कि जिन लोगों को टीका लग गया उनको अफेक्शन कम हुआ है और ये 45 से नीचे लोगों को टीका नहीं लगा था। लेकिन वायरस हमेशा हवा में रहता है और उसी को अटैक करता है जिसका डिफेंस कमज़ोर होता है। अगर आपके लड़ने की क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता कम हो गई है तो आपको बीमारी ज़ोर से होगी। और अभी खान पान देख करके ऐसा लग रहा है हमारा युवा वर्ग पहले के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है, थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार भी है, मानसिक रूप से भी हम लोग कमज़ोर हैं, इसलिए भी ज़्यादा युवाओं को हो रहा है। लेकिन जो स्ट्रेन नया वाला आया, इस बार जो आया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, युवाओं को काफ़ी असर कर रहा है। इस बार के जो सिम्टम्स हैं, पिछली बार के सिम्टम्स में इस बार कुछ नए सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं और ख़ास करके उन सिम्टम्स के बारे में दर्शकों को या आम लोगों तक जानकारी नहीं है। उसके बारे में बताएं कि पिछले बार के स्ट्रेन के सिम्टम और इस बार के स्ट्रेन के सिम्टम्स में क्या अंतर है? पिछली बार एक हल्का फुल्का बुखार होता था, थोड़ी बहुत सांस में तकलीफ होती थी और आपका सीटी कराया जाता था, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता था, हल्के फुल्के एंटीबायोटिक से आप ठीक हो जाया करते थे। इस बार जो सिम्टम्स हैं, बुखार के अलावा, खांसी के अलावा, छाती में बहुत ज़ोर से प्रॉब्लम आ रहा है। द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल इन्फ्लुएंजा इसी को बोलते हैं। लेकिन किसी किसी को ये भी होता है पूरे बदन में दर्द हो रहा हो, उल्टियाँ हो रही हो, लूज मोशंस हो रहे हो। बच्चों में लूज मोशंस काफ़ी हो रहे हैं, यंग में भी हो रहे हैं। इसके रीज़न वायरस भी हो सकता है और एंग्जाइटी भी हो जाता है। आप डर गए हैं कि शायद मुझे हो गया होगा, तो भी लूज मोशन होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अभी बिल्कुल क्लियर है, जरा सा भी आपको लगे कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप कोरोना की जांच कराएं, दवा जल्दी शुरू करें और जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। राजधानी रांची में और खास करके झारखंड में टीकाकरण को एक नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है। उसमें आपके अस्पताल में भी टीकाकरण किया जा रहा है। टीका जो डोजेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी की क्या स्थिति है? क्या इजीली अवेलेबल हैं या आपको भी संघर्ष करना पड़ रहा है इनकी डोज के लिए? शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा था और लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्ट्रीमलाइन हो गया। ऐसा आज हमारे पास टीका नहीं है, लाने गया है, शायद 11 बजे तक अवेलेबल हो जाए। लेकिन टीका होल्ड करने की कुछ बात बनती नहीं है। जैसे दवाओं के बारे में चल रहा है, रेमडेसिविर होल्ड करने की बात चल रही है, टीका होल्ड करने की बात बनती नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन लोग आगे नहीं आ रहे। अभी भी कुछ लोग हैं, कल जो उन्होंने टीका लगवाया है 65-70 ईयर्स एज है, डर के मारे नहीं आ रहे थे। कुछ बच्चे जिनके बाहर पढ़ रहे हैं, गलत चीज़ों को लोगों ने देख लिया था और उसके बाद इसी धारणा में लेकर के चल रहे हैं कि नहीं, टीका लगाने पर नुकसान भी हो सकता है। प्लीज़, जिनको भी ज़रूरत हो या ना हो, टीका लगाना है। महामारी से देश को बचाना है तो सबको टीका लगना ज़रूरी है। आपने रेमडेसिविर की बात की, वस्तु स्थिति क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्योंकि जनता के बीच में जिस तरीके से होड़ मची है इन दवाओं को लेकर कि उनके घर में अगर किसी प्रकार का संक्रमित पाया गया है, वह भी इन दवाओं के पीछे भाग रहे हैं। रेमडेसिविर की स्थिति क्या है और कब वह मरीज की जरूरत बन जाता है? रेमडेसिविर एक अच्छी दवा है, इसका रोल एंटीवायरल ड्रग के रूप में है। लेकिन किसी भी स्टडी पे ये प्रूफ नहीं किया गया है कि रेमडेसिविर लगाने से ही पेशेंट ठीक हो रहा है। हर वायरल फीवर सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, अपने तरीके से आता है,
आपको परेशान करता है। अगर परेशानी में आप फंस गए तो आपकी जान जा सकती है, वरना धीरे धीरे 2 से 3 हफ्ते के बीच में अपने आप ठीक हो जाता है। रेमडेसिविर महंगी दवा है और हमारे जो मानसिकता होती है, जो महंगी दवा होती है ज़्यादा अच्छी मानते हैं। उसके बजाय जो डेक्सामेथासोन है, जिसका रोल प्रूव्ड है इस तरह के निमोनिया केसेस में, वो अगर आप लगाते हैं तो डेक्सामेथासोन का पूरा डोज शायद 50-100 रुपये में काम चल जाता है। और रेमडेसिविर नॉर्मल तरीके से लेंगे तो 25-30 हज़ार, और अगर ब्लैक में लेते हैं तो 1 लाख के ऊपर डोज चला जाता है। कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि रेमडेसिविर अचूक दवा है, इसके बिना भी लोग ठीक हो रहे हैं। रेमडेसिविर के बिना भी लोग ठीक हो रहे हैं। एक दूसरा सवाल यह है कि कुछ दवाइयां जो हैं नॉर्मल जो इन्फेक्टेड लोग हो रहे हैं कोविड-19 से, उनके लिए सरकार ने भी दवाइयों की एक फहरिस्त जारी की है और एक नॉर्मल SOP जारी किया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बारे में हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आखिर उन दवाइयों से मरीज के स्वस्थ होने की कितनी संभावना है और क्या क्या ऐसा है जो डूज एंड डोंट्स के बारे में अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, अगर आपको कोविड हुआ है तो 4-5 दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपको लेनी है। पैरासीटामोल, क्योंकि आप सिर्फ फीवर के लिए नहीं होता है, इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं, जो शरीर में जलन पैदा हो रही है उसको कम करता है। मॉन्टेल्यूकास सब लोग मार्केट में खा रहे हैं, एंटी हिस्टामिनिक बोलते हैं, ये जो फ्रेश तरीके से इन्फ्लेमेशन होता है उसको रोकता है। ये 2 दवाइयाँ ज़रूरी हैं। ज़्यादा दवा खा रहे हैं, पेट में जलन हो सकता है, तो उसके लिए लोग पेंटाप्रोजोल, रैंटैक देते हैं। ये सब सपोर्टिव मेडिसिन है। और बाकी जो दवाइयाँ हैं, एक एंटीबायोटिक हम लोग इसलिए ऐड कर देते हैं कि अगर वायरल फीवर से आप कमज़ोर हो गए हैं तो सेकेंडरीली बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। डॉक्सीसाइक्लिन सस्ती दवा है, एजिथ्रोमाइसिन सस्ती दवा है, इन दवाओं से भी काम चल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि महंगी महंगी एंटीबायोटिक्स आप लगवाएं, जब तक आपका लंग का इन्फेक्शन इतना बुरा ना हो जाए कि आपको ICU में जाना पड़े। फिर ICU का प्रोटोकॉल अलग हो जाता है। लेकिन ज़रा सा भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो, अगर आपका SpO2 जो सब लोगों ने खरीद लिया है, पल्स ऑक्सीमीटर अपना, वो 90 से कम हो रहा है, तो आप सिर्फ ऑक्सीजन ही आपका इलाज है, जिसके लिए इतना तहलका मचा हुआ है पूरे विश्व में और हमारे राष्ट्र में भी और हमारे रांची में भी। ऑक्सीजन से बड़ा अभी आपके पास कोई दवा नहीं है। तो पैरासीटामोल, मॉन्टेल्यूकास्ट, एक छोटा सा एंटीबायोटिक, ऑक्सीजन, और जिनको सांस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए स्टीरॉयड है, डेक्सामेथासोन, जो कि बहुत ही सस्ती चीज़ है, कभी भी आप लगा सकते हैं। तो याद रखें। और बाकी जो महंगी दवाइयाँ हैं, फेबीफ्लू, रेमडेसिविर, किसी का रोल प्रूव्ड नहीं है। उन दवाओं के पीछे ना भागें, अपना दिमाग ना लगाएं, स्ट्रेस में ना आएं। और 90 से नीचे ऑक्सीजन आए, आप किसी भी पास के हॉस्पिटल में जाएं जहां ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हो और एक मास्क लगा करके वेट करें। 90% लोग सिर्फ ऑक्सीजन मास्क लगा करके ही ठीक हो जा रहे हैं। 10% को हॉस्पिटल आना पड़ रहा है। उसमें से भी 10% में से सिर्फ 1% ऐसे हैं जिनको ICU की एडमिशन की ज़रूरत है। लेकिन आज हमारे समाज में एक ऐसा पैनिक बना दिया गया, भय बना दिया गया है कि नहीं, ज़रा सा भी कम हो तो आपको हॉस्पिटल भर्ती होना है। हर हॉस्पिटल में 35 से 40% बेड्स सिर्फ इसलिए भरे हुए हैं क्योंकि लोग डर के मारे एडमिट हैं। प्लीज़ हॉस्पिटल से दूर रहिए, घर पे इलाज कराइए, डॉक्टर पे भरोसा कीजिए। व्हाट्सएप पे आजकल सब कुछ इलाज हो रहा है, और ज़रूरत पड़े तभी हॉस्पिटल आइए। एक स्वस्थ व्यक्ति अगर एजिथ्रोमाइसिन का डोज लेता है, क्या उससे कोई फायदा है या नुकसान है? कोई फायदा नहीं है। और एंटीबायोटिक कुछ भी हम खाते हैं थोड़ा बहुत तो नुकसान करता है। स्वस्थ व्यक्ति को कुछ नहीं खाना है, अपनी देखभाल करनी है। भगवान ने चाहा तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, अगर पॉजिटिव भी होते हैं तो। आज की तारीख में बहुत सारे लोगों के घर में नेबुलाइजर की चित का लब्बो-लुआब यह था कि आप अपना हाथ जगन्नाथ, अगर आप अपनी सुरक्षा खुद से कर सकते हैं
तभी जाकर यह तमाम मौजूदा स्वास्थ्य संसाधन आपकी मदद कर पाएंगे, अन्यथा ईश्वर मालिक है, आपका हश्र क्या होगा। इसलिए झारखंड सरकार ने जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का फैसला लिया है, इसका सख्ती से पालन करें, बहुत आवश्यकता होने पर ही घरों से निकलें। आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपका परिवार और आपका समाज सुरक्षित रह सकता है। आज डॉक्टर अनंत सिन्हा ने विस्तार पूर्वक तमाम मुद्दों पर हमें जानकारी दी और उम्मीद करते हैं कि इनकी दी गई इस जानकारी से हमारे दर्शकों को फायदा होगा और दर्शक अपना मन बनाने में सक्षम होंगे कि